अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ प्रोग्राम चलाने के नतीजे में एक बज़ाहिर जो डाउनवर्ड ट्रेंड था इकॉनमी का, उसके अंदर थोड़ा सा ठहराव आया है। लेकिन क्या ये काफ़ी है पाकिस्तान में ग्रोथ की रिवाइवल के लिए, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, या गुर्बत को कम करने के लिए, नई सनतकारी के लिए और ज़्यादा इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को देने के लिए? तो इसका जवाब नफ़ी में है। बहुत सारी फ़ॉरेन जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। बाज़ लोग बाज़ कंपनीज़ अपना बिज़नेस प्लान जो है उसको रैशनलाइज कर रही हैं। बाज़ों के पाकिस्तान के अंदर जो रेगुलेशंस हैं और इकनॉमिक इन्वायरमेंट है ओवरऑल, उसके साथ उनके इश्यूज़ हैं। तो हमारा इस वक्त रुझान है क्या हमारी इकॉनमी कहाँ स्टैंड करती है, इस लेने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ पाशा साहब। डॉक्टर पाशा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी असेसमेंट क्या है? क्या ग्रोथ रिवाइवल पाकिस्तान में होने के इम्कानात हैं या अभी ये बहुत दूर की बात है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो पिछला साल गुजरा है माशाल्लाह, उसमें हमारे माशी हालात में ठहराव ज़रूर आया है और दोनों तरफ से आया है। एक तरफ तो तवाज़ुन अदायगी में बेहतरी, रिजर्व्स में इजाफा और हमारा तिजारती खसारा जो है सरप्लस में चले गया पहली दफ़ा 22 साल के बाद। और दूसरी तरफ हमारा जो बजट का जो खसारा था वो भी नुमाया तौर पर कम हुआ। और सबसे बड़ी जो कामयाबी हासिल हुई थी वो ये थी कि अफरात ज़र की रफ्तार जो 20% से भी ज़्यादा हो गई थी वो गिर गिरा के 4.5% पे आ गई पिछले साल। पर जो अफसोसनाक बात है कि पिछले 3 साल में आपको हैरत होगी सुन के कि पाकिस्तान का शरह नमू जो है वो 2% भी नहीं रहा है। यानी कि हमारी जो आबादी का इजाफा सालाना 2.5% का है, तो हमारा फी कस आमदनी जो है लोगों की वो गिर रही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके नतीजे में बेरोजगारी और गुर्बत में नुमाया तौर पर अफसोसनाक इजाफा हो रहा है और इसको रोकना बहुत ही अब जरूरी बन गया है और शरह नमू को आगे बढ़ाना है। अब मसला ये है कि इस साल फिर से आपको जो नुकसान हुआ है सैलाब की वजह से, उसकी वजह से भी आपका शरह नमू जो है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। आपको याद होगा 2022-23 में जब सैलाब साल आया था तो शरह नमू मनफी हो गया था। तो अब ये देखना है कि इस साल कह रहे हैं कि 3% तक होगा। मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये मुनासिब होगा अगर ये 1 से 2% की रेंज में हो, इसलिए कि नुकसानात अभी भी काफ़ी हुए हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन एक तरफ अगर 2% ऑन एवरेज ग्रोथ हो रही हो 3 सालों से और 2.5% से आपकी आबादी बढ़ रही हो, तो इसका तो मतलब यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट और आपकी पॉवर्टी लेवल वो सब्सटेंशियली ऊपर जा चुके हैं। आपके पास कोई अदादोशुमार, तो आपके पास नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं, आप बता सकते हैं कि इस वक्त हमारी कितनी आबादी है जो गुर्बत की लकीर के नीचे और बेरोज़गारी की शरह क्या है? देखिए, हमारा जो पाकिस्तान इन हाउसिंग सेंसस जो 2023 का किया गया और माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है हमारे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की कि पहला डिजिटल सेंसस था। टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और उन्होंने जो एस्टिमेट करके दिया है कि 2023 में ऑलरेडी आपके जो बेरोजगारी का पैमाना है वो 22% तक हो चुका था। 22% बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट 22%। ये तारीख का एक बुलंद लेवल है और इसके बाद से जो हालात खराब हुए हैं तो इस वक्त 25 और 26-30 के रेंज में हो सकता है। ऐसा कभी हुआ नहीं इतना ज्यादा, और ये एक सेंसस के बेसिस पर है, तो ये बड़ा केयरफुली असेस किया गया है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने। दूसरी तरफ आप उस पे आ जाएं गुर्बत पे, तो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट ये है कि 45% लोग हमारे पाकिस्तान के गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं। और मेरा अपना अंदाजा, हमने इस पर रिसर्च की है, मेरे एक स्टूडेंट ने PhD भी किया है, उसमें हमारा एस्टिमेट थोड़ा ज़्यादा है, 47 के करीब है। तो ये भी बहुत ऊंचा लेवल है। इस तरह के स्टैटिस्टिक्स कम से कम मैं इतना अर्से से रिसर्च कर रहा हूँ पाकिस्तान में, मैंने इस तरह के नंबर्स नहीं देखे हैं और इस बात पे हमें
बहुत अफसोस है। डॉक्टर साहब, हमने जब नई इकॉनमी के ऊपर रिपोर्टिंग करनी शुरू की थी नए तो उस वक्त आप लोगों से हम एक सबक सुनते थे कि जो इकनॉमिक ग्रोथ में लोगों की फलाह मुज़मिर ना हो, कि जिसके नतीजे में लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी ना आए, तो ऐसी ग्रोथ जो है वो मीनिंगलेस हो जाती है। तो यहाँ तो ग्रोथ भी नहीं है और लोगों की फलाह भी नहीं हो रही, तो ये क्या सूरत हाल बनेगी? जी, ये तो परेशान कौन है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम तो पहले जब 5% तक हम हासिल कर लेते थे शरह नमू, तो उस वक्त हमें फोकस ये होता था कि अदम मसावात का पैमाना ना सेक्रीफाइस हो जाए, और जो निचले तबके हैं, लोअर 20% 40% हमारे पॉपुलेशन का, उनको भी मुनासिब इजाफा हो अपनी आमदनी और क्वालिटी ऑफ लाइफ में। अब तो मसला ये है कि ग्रोथ ही नहीं है, तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। कितने पिछले कुछ सालों से 19-20 कोविड के बाद से 2 साल कुछ बेहतर है, उसके बाद में फिर से हालात खराब। और सबसे नई बात और अफसोसनाक बात जो है कि हमारा जो शोबा जो बहुत ही तेज रफ्तार होता था और तारीख में सबसे तेज रफ्तारी दिखाई उसने, वो था हमारा सनती शोबा। अब ये सनती शोबा में इजाफा ही नहीं है। आमतौर पे कभी कभी ये मनफी भी हो जाता है। तो जब आपका जो शोबा सबसे डायनामिक हिस्टोरिकली रहा है, उसमें ही ग्रोथ खत्म हो गई है, तो फिर कैसे इजाफा होगा जीडीपी में? डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से पिछले चंद सालों से जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनकी पाकिस्तान से जाने की रफ्तार में भी काफ़ी तेज़ी आई है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो उसका नतीजा ये है कि आपकी रिमिटेंसेस काफ़ी ऊपर चली गई हैं। 38-39 बिलियन डॉलर्स को आप टच कर लेंगे, शायद 40 बिलियन डॉलर्स भी इस साल हो जाए। ये एक मेजर फैक्टर है जिसने आपके करंट अकाउंट को बेहतर रखा हुआ है, लेकिन इज़ इट अ गुड ट्रेंड? लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ब्रेन ट्रेंड ठीक है? देखिए, इसमें इजाफा नहीं हुआ है नेसेसरली रेमिटेंसेस में। हुआ ये कि जो हुंडी वगैरह के ट्रांजैक्शंस थे, वो स्टेट बैंक ने उनको कंट्रोल कर लिया और फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज को इंसेंटिव देकर पैसा हम रेमिटेंसेस में सेंट्रल बैंक में ले आए। उससे इजाफा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पिछले साल 8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, और ये सबसे बड़ी वजह थी कि नतीजे में हमारा करंट अकाउंट तिजारती खसारा सरप्लस में चले गया। मगर ये बात परेशानी की है। अब मैं आपको खुद बता रहा हूँ, एज ए प्रोफेसर मेरी जिंदगी गुजरी है बच्चों को पढ़ाने में, तो आज मैं ये जो देखता हूँ बच्चों में एक एटीट्यूड और परेशानी, वो 20 साल पहले मैं नहीं देखता था। और इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। हमारे मुल्क में बेपनाह टैलेंट है, उनको अगर मौका मिले, एक माहौल मिले, इनकरेजमेंट मिले, मेरिट बेस्ड निज़ाम हो, तो हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत काबिल हैं और दुनिया भर में जाके उन्होंने साबित कर लिया है। अब आपको हैरत होगी सुन के कि पाकिस्तान दुनिया का तकरीबन इकलौता मुल्क है जिसकी रेमिटेंसेस उसके एक्सपोर्ट से ज्यादा हैं। हिंदुस्तान में रेमिटेंसेस का शेयर जो है इज अबाउट 1/3 ऑफ एक्सपोर्ट। तो यस, एब्सोल्युटली आपने ठीक कहा, और ये हमारे मेहनत कश लोगों का नतीजा है। एंड आई वांट टू फॉर्मली थैंक द पीपल हु आर वर्किंग अब्रॉड फॉर सपोर्टिंग अस एट अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, अगर आपको पूछा जाए कि कौन से ऐसे 2-3 स्टेप्स लिए जाएं जिससे सूरत हाल में थोड़ी बेहतरी लाई जा सके, तो आप क्या तजवीज़ करेंगे? देखिए, हमारे बदन में 2 चीज़ें खून होती हैं इकोनॉमिक बदन में, माशी बदन में। एक होता है आपका बरामदात, एक्सपोर्ट, और दूसरा होता है आपके रेवेन्यूज या टैक्स में जो आप इकट्ठा करते हैं पैसा। इस वक्त हमने एक्सपोर्ट्स को बहुत निगलेक्ट किया हुआ है, और आपको याद होगा 90s में हमने एक्सपोर्ट्स को कितने इंसेंटिव दिए हुए थे। आपको याद होगा हमने 1% फिक्स टैक्स मुकर्रर किया था, पिछले साल उसको खत्म कर दिया। हमने ये कोशिश करके सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन, फिर हमने ये किया कि बिजली का रेट कम, क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब देते हैं। सारी दुनिया भर में एक्सपोर्ट को इंसेंटिव दिए जाते हैं। पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट देना ही बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि रुपए की वैल्यू ओवर वैल्यूड है।
इसलिए कि अगर थोड़ा सा मैं टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल करूं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 100 के ऊपर जा चुका है और पिछले 1 साल से ज्यादा हमने रुपए की खतर नॉमिनली बिल्कुल एक लेवल पे रखी है। तो एक्सपोर्ट्स को एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी उनकी कम होती जा रही है, उन्हें इंसेंटिव्स कम मिल रहे हैं। हमें एक्सपोर्ट्स को सालाना 10% की रेट से बढ़ाना है और ये हमने कोई 15-20 साल पहले हासिल किया था। दूसरी तरफ जो रेवेन्यूज में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि हमारा बेस बहुत ही लिमिटेड है। 2-3 शोबे हैं या सेक्टर्स हैं जिससे हम सारा उठाते हैं। एक अपना कॉरपोरेट सेक्टर और दूसरा हमारा सैलरी क्लास और 2-3 और छोटे सेक्टर्स। असल में जो रेवेन्यूज में इजाफा उस वक्त होगा जब आप ब्रॉड बेसिंग करेंगे और ब्रॉड बेसिंग में 3 शोबे लाना बहुत जरूरी है, बड़े शोबे हैं। एक आपका होलसेल एंड रिटेल के बड़े ट्रेडर्स जो हैं उनको टैक्स नेट में लाना है। दूसरा आपकी प्रॉपर्टी बेतहाशा बूम है इस वक्त और रेवेन्यू ना होने के बराबर है। ऑफिशियली 6 टैक्सेस हैं प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट कंबाइंड के और मुश्किल से हम 300-400 अरब हासिल करते हैं। और आखिरी जो सेक्टर है एग्रीकल्चर का, जिसमें लॉ तो ले आए हैं आप बट कलेक्शन ना होने के बराबर है। Unless we broad base the tax regime and use the revenues for development, especially for infrastructure, and we focus on providing incentives to our exports, we will not be able to move ahead और हमारे बदन में खून की कमी रहेगी और हम परेशान रहेंगे। और खुदा न खास्ता अब आप मुझे बताइए कि क्या बेरोजगारी का पैमाना 22% के ऊपर जाए? अनफॉर्चुनेट, बहुत ही अफसोसनाक। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। डॉक्टर हफीज़ पाशा की गुफ्तगू आपने सुन ली। जो कुछ परेशानी वाले 2-3 फैक्टर्स हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है जिसको वो कह रहे हैं 22 से 25% हो सकता है, और इसी तरीके से पावर्टी रेट जिसके ऊपर उनका ख्याल ये है कि 45% प्लस है, 47% तक हो सकती है। इकनॉमिक ग्रोथ एक फंडामेंटल फिगर है जिसके बगैर आपके ये दोनों इशूज़ एड्रेस नहीं हो सकते। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी सामना है। तो एक तरफ तो हमने इकॉनमी को डिस्कस किया, सिक्योरिटी की तरफ आ जाएँ तो हफ्ते वाले रोज़ इस्तांबुल में तुर्की के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टॉक्स होनी है। कतर और टर्की दोनों इसमें मीडिएशन का रोल अदा कर रहे हैं। एक चीज़ जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, यूएन का एक सैंक्शन मॉनिटरिंग उसकी रिपोर्ट है यूनिट की, और वो कहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी इस वक्त जो है सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप है और इसको अफ़गान तालिबान की हमायत हासिल है। पाकिस्तान के सामने चैलेंज ये है कि यही टीटीपी अफ़गान सरज़मीन के ऊपर रीग्रुप होती है, असला भी मिलता है, उनको वसाइल भी मिलते हैं, वो अपने टारगेट एरिया सेलेक्ट करते हैं और पाकिस्तानी सरज़मीन के ऊपर आकर दहशतगर्दी करते हैं, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज, पुलिस के सिपाही, पाकिस्तानी सिविलियन रोज़ाना शहीद होते हैं। तो पाकिस्तान ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि ये दहशतगर्दी कबूल नहीं है, ये रेड लाइन है। आप जब तक रोकेंगे नहीं तब तक कोई जंगबंदी नहीं, अगर रोकेंगे तो तावन होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मंसूर अहमद ख़ान, साबिक सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर, और खुरम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और पाकिस्तान के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी है, ट्रेड मिनिस्टर भी रहे, और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मंसूर साहब, जो इस्तांबुल में टॉक्स होनी है, सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि ऐसे वेरीफाइबल स्टेप्स कौन से होंगे जिससे ये यकीनी बनाया जा सके कि अफ़गान सरज़मीन के ऊपर टीटीपी को महदूद करने की कोशिश हो रही है, उनको कंटेन किया जा रहा है, और अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ रोकने के लिए एक मौसर हिकमत अमली मैदान के अंदर मौजूद है। कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म हो सकता है और कौन से ऐसे वेरीफाइबल स्टेप्स हो सकते हैं, रोशनी डालिएगा। जी देखिए, एक तो बहुत अरसे से, काफ़ी सालों से, कम से कम 2 दहाइयों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो 2 नुकात हैं जिनके ऊपर रिलेशनशिप उस्तवार नहीं हो पा रही, उसमें एक टेररिज्म है, चूँकि टेररिज्म जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो टीटीपी है या बीएलए है या इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जो अब कई सालों से पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, और पिछली ये तालिबान के टेक ओवर से पहले से ये सिलसिला जारी है, और तालिबान के टेक ओवर के बाद उसमें बहुत तेज़ी आई, और फिर चूँकि
अफ़गान तालिबान और TTP के भी कुछ ऐसे मरासिम हैं, ऐसे ताल्लुकात हैं, उनकी एक आइडियोलॉजिकल हम आहंगी है कि 2022 से लेकर 2025 के दरमियान जो इस टेररिज्म की शिद्दत में बहुत इजाफा हुआ और हमारे कुछ बायलैटरल चैनल्स पे काम होता रहा इन सालों में, लेकिन उससे खातिर खा नताइज नहीं बरामद हुए और इसलिए ताल्लुकात इस नहज पे पहुँच गए, मामलात इस नहज पे पहुँच गए कि हमने पिछले 2 हफ्ते में देखा कि दोनों ममालिक के दरमियान बदकिस्मती से एक मिलिट्री एस्केलेशन भी हुई। अब उसके बाद कतर और तुर्की की विसातत से उनके गुड ऑफिसेस ऑफ़र किए गए और कतर में जो पहला राउंड हुआ टॉक्स का, उसमें सीज़ फायर पे दोनों ममालिक ने एग्री किया, सीज़ फायर को कंटिन्यू करने पे, सीज़ फायर को इम्प्लीमेंट करने पे। अब जो दूसरी मीटिंग आ रही है जो इस्तांबुल में होगी और शायद एक से ज़्यादा राउंड्स पे भी जा सकती है, इसमें एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म इवॉल्व करने की बात होगी। मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म में जिस तरह आपने कहा कि वही मुश्किलात हैं कि किस तरह से वेरीफाइबल एविडेंस जो है वो ना सिर्फ ये कि पेश किया जाए बल्कि उस पर दोनों साइड्स एग्री करें। अभी तक ये होता है कि अफ़गानिस्तान की साइड पाकिस्तान को जो रिस्पॉन्स देती है उसमें वो ये कहती है कि हमारी तो सॉइल पे इस तरह के ग्रुप्स मौजूद नहीं हैं और ये जो टेररिज्म TTP कर रही है ये पाकिस्तान के अंदर जो TTP के एलिमेंट्स या स्लीपर सेल्स या जो फाइटर्स मौजूद हैं वो कर रहे हैं और जो अफ़गान वहाँ मौजूद हैं क्योंकि वो TTP के ही हैं, लेकिन उनके पोजीशन ये होती है कि ये तो यहाँ पे एज़ रेफ्यूजीज़ रह रहे हैं और हम इनको सिर्फ एज़ रेफ्यूजी रहने की इजाज़त देते हैं, ये यहाँ से किसी किस्म के टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है। मेरा ख्याल है अब जो राउंड्स चूँकि तुर्की और कतर दोनों ममालिक इन्वॉल्व हैं और इन दोनों ममालिक के अफ़गानिस्तान के साथ अपने भी बड़े अच्छे सिफारती ताल्लुकात हैं और रीजनल मामलात पे एंगेज्ड हैं अफ़गान हुकूमत के साथ, तो मेरा ख़्याल है कि प्रोग्रेस होगी। लगता है कि मुस्बित इशारे मिल रहे हैं कि प्रोग्रेस होगी और प्रोग्रेस ये होगी किस तरह ये एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म इन्वॉल्व किया जाए। इस मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द इस मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म में जो कुछ भी एग्री किया जाता है इनको बायलैटरल लेवल पे लाना पड़ेगा, क्योंकि बायलैटरल लेवल पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की ऑलरेडी जॉइंट बॉर्डर कमेटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो वो जॉइंट बॉर्डर कमेटीज़ फिर देखेंगी कि कैंप कहाँ कहाँ पे अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, उन कैंप्स का क्या क्या सोल्यूशन निकल सकता है। कुछ सूरतों में उनको वहाँ से हटाया जा सकता है, उनको बॉर्डर से दूर किया जा सकता है और दीगर सोल्यूशंस भी क्या क्या निकाले जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है एक लंबा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होगा। इमीडिएटली कोई इस तरह के रिज़ल्ट्स आना शायद मुश्किल हो, लेकिन लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होगा और दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी तो फिर ये कोऑपरेशन में मुश्किलात आएंगी। खुर्रम साहब, आपसे भी चाहूँगा, आज ही के रोज़ जो इंडिया का टेक्निकल मिशन था काबुल में 2022 में उन्होंने खोला था, ये जब अमरीकी फ़ौजों ने 2021 में विड्रॉ किया उस वक्त तो ये बंद कर गए थे, फिर वो 3 साल से जो टेक्निकल मिशन था उसको आज उन्होंने अपग्रेड करके एम्बेसी पे ले गए। आपकी टॉक्स जो हफ्ते वाले रोज़ हो रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आम पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इतलात ये है कि आप लोगों के पास अच्छी खासी एविडेंस भी मौजूद है कि इसकी सारी फंडिंग इंडिया से आती है TTP की, और हो सकता है बाज़ टारगेट सिलेक्शन करने में पीछे मास्टरमाइंड भी इंडियन बैठे हों और अफ़गान सॉइल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। तो आपको एक मैकेनिज़्म चाहिए फुल प्रूफ जिसको वेरीफाइबल स्टेप्स लें अफ़गान ज़मीन पे मौजूद TTP के जो ग्रुप्स हैं उसको कंटेन करने के लिए। और अभी एम्बेसडर साहब ने जैसे कहा कि मुमकिन तौर पर बॉर्डर से दूर ले जाकर इनको आबाद करने के लिए ले जाएं, यहाँ से नॉर्थ में जाके बात कर दें, काबुल में रख लें, लेकिन बॉर्डर एरिया से दूर ले जाएं। क्या ऐसे इम्कानात हैं, कौन से स्टेप्स या कौन सी तजावीज़ ज़ेर गौर आ सकती हैं? खुर्रम साहब। शुक्रिया मलिक साहब। लेकिन देखिए, अफगानिस्तान की जो उस वक्त अबूरी हुकूमत है उन्होंने जो इकदाम करने, हो सकता है हमसे कुछ कमिटमेंट्स कर लें लेकिन हम उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते। जो चीज हम मॉनिटर कर सकते हैं वो हमारी अपनी सरहद है जिसके ऊपर वो मुस्तकिल हमलावर हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है कि मैं आपके नाज़रीन में से शायद याद ना हो कि जिस दिन हिंदुस्तान ने हमला किया उसकी रात सैकड़ों इन लश्करियों ने या दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर हमला किया था और 75 के करीब जो है दहशतगर्द को हलाक किए थे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो लिहाजा वो तो मुस्तकिल जो है वो हमारे ऊपर हमलावर है। तो हमारी तो मॉनिटरिंग पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि जॉइंट मैकेनिज्म डेवलप हो अफगानिस्तान के अंदर भी जो स्टेप्स लेने, लेकिन हमने तो अपना बॉर्डर मॉनिटर करना है
अपनी सरजमीन की सिक्योरिटी उसको इंश्योर करना है, और उस पर हमें अपने भी इकदाम जो हैं वो लेने होंगे। अगरचे 2017 में 8 साल हो गए, पूरा एक बॉर्डर जो है उसको अफगान पाकिस्तान बॉर्डर को फेंस करने का आगाज किया गया था, लेकिन अगर वो जो फेंसिंग थी उसके वो नताइज हमें हासिल नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमें उसको इंटेंसिफाई करना होगा। तो मेन जो हमारी सिक्योरिटी के लिए इशू है वो हमें खुद ही इसको मैनेज करना है। दूसरा ये है कि जो इसकी तरफ आपने इशारा किया कि पाकिस्तान पहले एलेज करता था तो कुछ लोग सवाल उठाते थे कि ये पता नहीं हिंदुस्तान की क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत 3 संजीदा कोशिशें की। पहले बायलैटरल किया, डीपीएम फॉरेन मिनिस्टर तशरीफ ले गए, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव तशरीफ ले गए, फिर ट्राइलैटरल ट्राई किया गया चीन के साथ कि शायद मामलात में बेहतरी आ जाए, और फिर एक मल्टीलैटरल ट्राई किया गया मॉस्को में। आपने देखा तमाम खत्ते की जो ममालिक है मौजूद थे। उसका नतीजा ये था कि बिलाखिर जो चीज पाकिस्तान कह रहा था वो बेनकाब हो गई, अय्या हो गई, और अफगान वजीर खारजा सीधा उठकर हिंदुस्तान चले गए और वहां से उन्होंने जिस किस्म के बयान दिए। तो दर हकीकत मलिक साहब, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, पाकिस्तान टीटीपी से ज्यादा हिंदुस्तान से लड़ रहा है अपने मगरबी बॉर्डर, क्योंकि आज की जो टीटीपी है उसके पास वो जो 10 साल पहले का बहाना था कि हम कोई अमेरिका को अफगान जो अफगानिस्तान की सरजमीन पर है, अमेरिका उसको वहां से निकालना चाहते हैं, और पाकिस्तान के ऊपर उनका हमले का एक्सक्यूज ये था कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है, लिहाजा पाकिस्तान पर भी हमलावर है। अब वो जो उनका जवाज था या बहाना था वो खत्म हो गया। इस तरह उनके कुछ लोग थे वो कहते थे ये तो कोई हम दीनी जिहाद कर रहे हैं, अब वो बहाना भी खत्म हो गया। तो लिहाजा अब जबकि वो भी जो टीटीपी है वो भी अय्या हो गई है कि वो बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों को दर्जनों और सैकड़ों के तादाद में शहीद कर चुके हैं, और उनके पीछे मोटिव क्या है? अगर पाकिस्तान की खराबी और मोटिव तो हिंदुस्तान से आ रहा है, उनका जो इंजन है वो हिंदुस्तान से आ रहा है। तो लिहाजा हमें इस चीज को जहन में रखते हुए, बहरहाल अफगानिस्तान हमारा हमसाया है, अफगानिस्तान के साथ हमारी कुछ सकाफत मुश्तरका है, जबानें मुश्तरका हैं, कबाइल मुश्तरका हैं, उस सब चीज के होते हुए हमें बड़ी संजीदगी से उसको सिर्फ एक बराह रास्त, जिसे हम कहते हैं खुद मुख्तार हमसाए के, उसे डील करना है। और पहली जो अपनी चीज करनी है वो यही करनी है कि अपने बॉर्डर को महफूज करना है, अपने बॉर्डर की मॉनिटरिंग करनी है। असल जो तमाम टेस्ट है, इस सारे जो गुफ्तगू हुई है दोहा में और अभी इस्तांबुल में होगी, वो यही है कि क्या पाकिस्तान का बॉर्डर जो है उस पर कितने हमलावर होते हैं। अगर वो हमलावर होना बंद हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान का इतना बड़ा कंसर्न नहीं है कि वो अफगानिस्तान के अंदर क्या एक्शन लिया जाता है उनके खिलाफ। बपी साहब आप फरमाइएगा, कौन सा बेहतर मैकेनिज्म हो सकता है कि पाकिस्तानी बॉर्डर्स को सिक्योर किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं खुर्रम साहब की बात से एग्री करता हूँ, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है, एंड जस्ट अंडरस्टैंड इट कि मैं इस वक्त एज ए PTI बात नहीं कर रहा, एज ए पाकिस्तानी बात करता हूँ। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं आपस में, हमारी पॉलिटिकल जमातों के, बट एक चीज़ कन्फर्म है कि अगर वाकई आपने एक सस्टेनेबल सोल्यूशन लेके आना अपने बॉर्डर पर, तो आपको KP की आवाम और KPK की गवर्नमेंट को ए स्टेक होल्डर के तौर पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था कि सऊल अफरीदी साहब ने एक जरगा बुलाया जिसमें तमाम मैशर आएंगे, तमाम जितने भी बड़े कबाइल हैं उनको लोग इकट्ठे होंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको रियासत को सपोर्ट करना पड़े। आपने मतलब वेरी फ्रैंकली आई वाज सो प्राउड जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में जिस तरह डिफरेंट दहशत गर्दों के जो सेल्स हैं उस पर अटैक किया, वो तबाह उसके व्यूज़ आए, पूरी दुनिया में दिखाया गया। आई एम प्राउड ऑफ माई एयरफोर्स, बट ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद अब आपकी ट्रूस हो गई कतर में, अब आप तुर्किया में जाके इस्तांबुल में बातें करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉर्डर पे जितनी आपके इस वक्त कबाइल बैठे हैं, जो कि बॉर्डर के दोनों साइड्स में, चाहे आपके मसूद हैं, वजीर हैं, आपके वहाँ पे तरगई हैं और खटक्स हैं, जितने भी हैं, आपको उनको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, ताकि जब तक लोकल पॉपुलेशन आपके नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक उन पे क्लैरिटी नहीं आएगी कि ये पाकिस्तान की सलामती के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जब ये लोग इनफिल्टर करके आपके बॉर्डर क्रॉस करके साइड पे आते हैं, इनकी निशानदेही करना, इनके हवाले से उनको अपनी रियासत के साथ खड़े होना, इट इज़ सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि जहाँ पे आपकी लोकल पॉपुलेशन, अच्छा मसले की बात है कि वो अपोज कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि क्लियर नहीं है तो शायद कन्फ्यूजन क्रिएट हो। सो मेरी ये पॉइंट है कि आपको बॉर्डर एरियाज के जितने भी आपके कबाइल हैं उन तमाम को बाय एंड लार्ज एंड स्पेशली KP गवर्नमेंट को आपको ऑन बोर्ड करके इस पूरे सिस्टम को साथ लेके चलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के बयान वफाकी वज़रा का सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से आ रहे हैं, ये जो एक मिसट्रस्ट का लेवल है, जो CBMs के हवाले से जो बात होनी चाहिए
डिप्लोमेसी वो मुझे नज़र नहीं आ रही, और समहाउ उसको बिला वजह एक साइड पे धकेला जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई वायबल है, और इस पे थोड़ा गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए। इट्स अ वेरी सेन अप्रोच कि अगर आप केपी गवर्नमेंट को, और मैं सोहेल अफरीदी की पहली तकरीर से बड़ा इंप्रेस हुआ, उसने कहा मैं पहले पाकिस्तानी हूँ और मैं अपनी पाकिस्तान के फौज के साथ खड़ा हूँ, इसके बाद तो मेरे ख्याल ये वो फैक्टर्स जिसको शायद गवर्नमेंट किसी जगह पे इग्नोर कर रही है। सो रिगार्डलेस ऑफ आवर रिलेशनशिप विद इन दी पाकिस्तान, हमारे मुस्लिम लीग नून से बाकी जमातों से जो इख्तिलाफ आ सकते हैं, व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, आई कैन अश्योर यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी जो केपी की गवर्नमेंट है वो इस पूरे प्रोसेस में हिस्सा जो है ना अगर बनाया जाए तो एक ज़्यादा फ्रूटफुल मेरे ख्याल रिजल्ट्स आ सकते हैं। जी एक ब्रेक साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मंसूर साहब, जो एक पूरे पाकिस्तान में एक तासुर मौजूद है, मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ क्योंकि आपने ख़ुद वहाँ काम किया तो आप बहुत बेहतर बता सकते हैं। अफ़गान जो तालिबान ग्रुप्स हैं या दूसरे जो वहाँ ट्राइबल एक सिस्टम है पूरा, इंडियन गवर्नमेंट का वहाँ अफेक्टिवली कितना रोल मौजूद है, कितना उनका फंडिंग ये काम करती है और टीटीपी के ऊपर कितना वो कंट्रोल करते हैं? देखिए 2001 से लेकर जब यूएस और नेटो ने इंटरवीन किया था 2021 के तक, जब तक यूएस और नेटो की फ़ौजें ने निकली, इंडिया का अमल दखल बहुत ज़्यादा रहा अफ़गानिस्तान में। इंडिया के कॉन्सुलेट्स यहाँ मौजूद थे हमारे बॉर्डर के साथ जलालाबाद में और कंधार में, और इंडिया के काफ़ी जगहों पे लाइजन ऑफिसेज़ मौजूद थे, और उन्होंने जो उस वक्त की अफ़गान इंटेलिजेंस थी, एनडीएस जिसे कहते थे, नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी, उनके साथ कोऑपरेट करते हुए, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए जो अब उनके अपने एसेट्स थे जिनमें टीटीपी थी, बीएलए थी या इस किस्म के जो एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स में, उनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। तो इंडियन इन्वेस्टमेंट बहुत मौजूद रही। लेकिन जब 2021 में 15 अगस्त को जब तालिबान ने टेक ओवर किया और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ की एम्बेसीज निकल गई, तो इंडिया ने भी अपने सारे जो डिप्लोमेटिक और जितने भी फील्ड पे ऑफिसेस थे वो खाली कर दिए। और अब तक आज फिर उसके बाद इंडिया ने अपने टेक्निकल मिशंस को अपग्रेड करने का ऐलान किया। तो गुज़िश्ता जो चंद सालों में 2021 में तालिबान के टेक ओवर से लेकर अब तक इंडिया की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम रही है। लेकिन चूँकि अभी अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जब भी डिफरेंसेस बढ़ते हैं तो एक वैक्यूम जो क्रिएट होता है उसमें इंडिया को फिर प्ले करने का मौका मिल जाता है। और चूँकि गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान डिफरेंसेस इस हद तक पहुँचे कि फिर जो अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने मॉस्को प्रोसेस के बाद इंडिया का दौरा किया और फिर उनके दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हुई। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लेवरेजेस अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा ऐसे लेवरेजेस मौजूद हैं जो शायद इंडिया या किसी और मुल्क के पास नहीं हैं। पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे काबू पाने के लिए जो अफ़गानिस्तान से हो रहा है, पाकिस्तान को ओवरऑल रिलेशनशिप पे अफ़गानिस्तान के साथ फोकस करना पड़ेगा। हमारा 2600 किलोमीटर का तवील बॉर्डर है। इसमें जो लोगों की मूवमेंट है, दोनों तरफ एक ही तरह के कबाइल बसते हैं, ये बॉर्डर विलेजेस के दरमियान में से गुजर रहा है। तो इन लोगों की मूवमेंट्स के लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म हमें इवॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो वीज़ा के ऊपर बेस्ड हो या कोई डॉक्यूमेंटेड सिस्टम के ऊपर बेस्ड हो, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात एड्रेस हों। इस बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 10 से बिलियन डॉलर की एनुअल आउटपुट, इकोनॉमिक आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं अगर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे काबू पाना एक इमीडिएट नीड है पाकिस्तान की, लेकिन लॉन्ग टर्म में अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ही इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे काबू पाने में मदद कर सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान, जिस तरह अभी बप्पी साहब ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान जो कबाइल मौजूद हैं, वो कबाइल वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इस बॉर्डर के थ्रू टेररिज्म को कंट्रोल करने में। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए अब ये चूँकि एक हम ऐसे मरहले से गुजरे हैं जहाँ मिलिट्री एस्केलेशन की तरफ जाना पड़ा है और अब हम डी एस्केलेशन में चले गए हैं, अब हमारा फोकस होना चाहिए कि हम किसी तरह जाके अपनी रिलेशनशिप जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की रिलेशनशिप को एड्रेस करें। रिलेशनशिप सफ़र कर रही है गुज़िश्ता 4 दहाइयों में, जो यहाँ जिहाद हुआ या सिविल वॉर हुई या यूएस और नेटो की इन्वॉल्वमेंट रही। अब मेरा ख्याल एक ऐसा मौका मौजूद है, चूँकि कोई गैर मुल्की अफवाज मौजूद नहीं है, कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अपने बुनियादी नेचुरल ऑर्गेनिक रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना चाहिए।
खुर्रम साहब, ये दो हमारे जो मोहतरम पैनलिस्ट हैं, दोनों की राय के अंदर जो वहाँ कबाइल मौजूद हैं उनको इंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुहेल अफरीदी तो उस मामले में आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। ख़ुद जिस इलाके से बिलोंग करते हैं वो इन ग्रुप को इकट्ठा भी कर सकते हैं, बातचीत भी आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान में रहने वाले जो कबाइल हैं, हमारे भाई और बहनें हैं, अगर वो मिलकर ये फैसला करते हैं कि उन्होंने अब इन दहशतगर्दों को पनाह नहीं देनी, इनको जो है रेफ्यूज प्रोवाइड नहीं करना, उनको सपोर्ट नहीं करना, तो ये पाकिस्तान के लिए मददगार है। लेकिन जो हालिया तारीख है वो 4 साल से, जिस दिन से तालिबान का टेक ओवर हुआ है, मैं आपको याद करा दूं कि उन्होंने आते ही टीटीपी के बहुत सारे लोग जो वहां जेलों में थे उनको रिहा किया, सैकड़ों की तादाद। तो वो तो एक ही दरअसल ग्रोह है। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के पास, मैंने कहा, एक जवाब था कि वो अमेरिका को अपनी सरजमीन से निकालना चाहते थे। टीटीपी के पास वो जवाब नहीं, ना था और ना है, लेकिन वो फिर भी हम पर हमलावर, और जिस किस्म की पाकिस्तानियों का खून इन्होंने बहाया है पिछले 4 साल में, जरूर बात करें, जरूर कोशिश करें, लेकिन जो रेड लाइन है वो यही है कि बंदूक पाकिस्तान के ऊपर नहीं उठेगी। और उसको मैं जो कबाइल का किरदार है उसको अपनी जगह पर रखते हुए मेरी जो इस्तदा है आपके नाजरीन से भी, वो यही है कि ये जो हमारे पुराने जज्बाती ताल्लुकात थे, अब हमें इससे पीछे हटना हो। उसमें लसानियत भी है, उसमें सकाफत भी है, उसमें दीन भी है, उसमें कबाइल भी हैं, लेकिन ये सब जिन चीजों की बुनियाद पर हम अफगानिस्तान से नरमी करते रहे हैं उसके हमें नताइज हासिल नहीं हुए। देखिए, 21 साल हमने अमेरिका की आखिर में तो आके बहुत बड़ी मुखासमत ही हो गई थी कि जी आप तालिबान को रेफ्यूज क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। रेफ्यूज इसलिए प्रोवाइड किया गया था 21 साल ताकि पाकिस्तान, अगर कभी जब भी अमेरिका का इनखला होगा तो पाकिस्तान के लिए एक हमदर्दाना हुकूमत वहां पैदा हो। लेकिन वो हमदर्दाना हुकूमत जो हमारी पॉलिसी थी, उसकी बजाय एक मुखासमाना ऐसी हुकूमत आई है जो दहशतगर्द ग्रोहों को सपोर्ट कर रही है। तो हमें इसको सारे मामले में जो हमारे वो कहते हैं ना जज्बातियत और सॉफ्ट टच है, उसको साइड पर रखते हुए, बिल्कुल मंसूर साहब ने सही बात की है, अपने जो बॉर्डर है उसका तकद्दुस कायम करें, चाहे वीजा मैकेनिज्म है, चाहे कोई आईडी का मैकेनिज्म है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद किसने किस वक्त क्रॉस की और कौन किस वक्त वापस गया, और हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। ये जो सॉफ्ट बॉर्डर है कॉन्सेप्ट है, उससे पाकिस्तानियों का नाहक खून हजारों की तादाद में बह चुका है और अब हम इसको मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते। दुरुस्त है, दुरुस्त है। बप्पी साहब, जो अनरेगुलेटेड बॉर्डर है वो दुनिया में कहीं पे भी राइज नहीं है और हमें भी उसके ऊपर काम करना चाहिए। बाकायदा एक रेगुलेटेड रजीम होना चाहिए। कोई भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो प्रॉपर्ली या तो वीज़ा रजीम के अंडर ना आती हो या किसी और मैकेनिज्म जिसके तहत इजाज़तनामा लेके वो सरहद के पार जा सकें। तो इसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, दोनों को एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट से आगे चलना चाहिए। ये आपस की लड़ाई नहीं हो सकती कि सूबा वफाक के ऊपर बयान दे रहा हो और वफाक सूबे के चीफ मिनिस्टर को टारगेट कर रहा हो। इकट्ठे बैठे मिल के हल निकालें। मलिक साहब, मैं आपको ना एक चीज़, 2-3 फैक्ट्स अगर बात करूँगा, प्लीज़ इसको फिर पॉलिटिकल डिफरेंसेस का इशू नहीं बनना चाहिए। नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट बनने के हवाले से आप देखिए, आपका अफगान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बॉर्डर के ऊपर, इस वक्त तो फेडरल गवर्नमेंट को, केपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए था। जैसे ही सुहेल अफरीदी का नाम आया, उसकी पुरानी तकरीरें उठा के जिस तरह उसको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया गया, खैर वो चीज़ ख़त्म होगी, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। अब वो इमरान खान से मुलाकात के अपनी काबीना बनाना चाहते ताकि हुकूमत का तसलसल हो, मुलाकात नहीं करें और खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया। बुशरा भी खान साहब इस वक्त पाकिस्तान को बताओ कैद तन्हाई में चले गए। पिछले 4 दिन से हमारी कोई मुलाकात नहीं। कल सुबह शायद उसकी सुहेल अफरीदी की मुलाकात होती नहीं थी, लेकिन हमें लग रहा है कि अगले हफ्ते 10 दिन के लिए कल इम्कान है सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। कल इम्कान मौजूद है इस बात, अल्लाह करे हो जाए। सो वो डायरेक्शन आएगी, गवर्नमेंट बनेगी, बात आगे चली। लेकिन आप जरा फेडरल गवर्नमेंट का किरदार चेक करें ना। अब एक छोटी सी बात है, अब ये आज वो मैं देख रहा था कि जी केपी गवर्नमेंट ने शायद वो गाड़ियां लेने से इनकार कर दिया। ये अक़वाम मुत्तहिदा की 5 पुरानी गाड़ियां थी जो कि सिर्फ बुलेट प्रूफ है, बॉम्ब प्रूफ नहीं है। उन्होंने कहा जी आप ले लें। उन्होंने कहा जी ये गाड़ियां तो बुलेट प्रूफ हैं, मतलब ये तो औरंगज़ई और मतलब इवन कि पेशावर में कोई पुलिस वाला नहीं इस्तेमाल कर सकता। अल्लाह माफ़ करी किसी पे अटैक हो जाए तो ये गाड़ियां तो किसी काबिल नहीं, और ये 20 साल पुरानी यूएनओ की गाड़ियां। तो उन्होंने कहा हमारे पास, हमने 2 अरब
की नई गाड़ियां ऑर्डर की हैं, अगर वाकई फेडरल गवर्नमेंट देना चाहती है नई गाड़ी दे दे, लेकिन उसको कंट्रोवर्सी बनाया गया। अभी मुझे याद आया कि वो अफगान जो कैंप्स हैं उनको डी नोटिफाई कर दिए। आई अंडरस्टैंड गवर्नमेंट की मजबूरी है, बड़ा तरीका, लेकिन आपको समझना चाहिए कि वहाँ ये 43 कैंप्स हैं जो केपी में हैं, 10 कैंप्स हैं जो बलूचिस्तान में और 1 कैंप पंजाब में, और जी एक दिन में उनको 38 जो कैंप्स है डी नोटिफाई कर दिया। अब ये 15 लाख लोग जब वहाँ से जिन्होंने बाहर जाना है, जिनमें तकरीबन को 12 के करीब एजेंसियों ने वेटिंग करनी है, जिसमें FIA और बहुत सारे इदारे हैं, वो एक एक इदारे से क्रॉस करके उन्होंने बाहर जाना है। अब वो जो लोग पिछले 30-40 साल से रह गए, उन्होंने वहाँ पे बिजली के कनेक्शन लगाए, उनकी ट्यूबवेल्स लगी हैं, उनके घर हैं, वहाँ हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर है ना, वो सिक्योरिटी के मसाले। तो हमारी केपी गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को कहा कि आप हमारे साथ बैठ के कोलैबोरेट करें, हम इसको स्लो एक सस्टेनेबल तरीके से इन लोगों को यहाँ से भेजते भी हैं, आपके साथ बात भी करते हैं, आपसे जो गाड़ियाँ लेनी उस पर भी बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी बनने दें, हम जिरगा भी। सो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स जो भी आपको इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से आ रहे हैं वापसी पे, उसके ऊपर जो सवालिया निशान बनाए जा रहे हैं, मैं हैरान हूं कि फेडरल गवर्नमेंट आखिर हमें क्यों स्टेक होल्डर नहीं समझ रही। इतना सस्पेक्टेबल तरीके से हमें किसी जगह पिन पॉइंट करके जो सोचा जा रहा है, यकीन जानिए हम इससे बेहतर अच्छा रोल यहां पे कर सकते हैं। और ये वो वक्त है जिस तरह इंडिया वॉर में पूरा पाकिस्तान यकजा खड़ा था, इस जंग में भी हम अपनी अफवाज और अपनी रियासत के साथ खड़े, बिकॉज ये हमारा बॉर्डर है, ये किसी एक जमात का या किसी रियासत की किसी टाइम बिल्कुल एंड पे आ गया। पाकिस्तान का मफाद जहां पे भी आएगा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी जहां पे भी आएगी, लोग इंशाल्लाह इकट्ठे ही होंगे और एक आवाज़ के साथ एक ही रुख के ऊपर पाकिस्तान के दिफा की खातिर कोई दूसरी राय या दूसरी आवाज़ नहीं आएगी। ऑलवेज। खुर्रम दस्तगीर साहब, मंसूर अहमद खान साहब और सेनेटर अरबाज बपी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।